नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अलग ढंग से सोचें और अपना जीवन बदलें। तो दोस्तों, आज मैंने किताब पढ़ी पोषण चिकित्सा के बारे में। जो बात आपके डॉक्टर को नहीं पता वह आपको मार सकती है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 क्रोनिक थकान और फाइब्रोमाइल्जिया। मैं हर समय बहुत थका हुआ रहता हूँ। मेरे लिए बहुत सी चीजों को याद रखना मुश्किल है। मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मुझमें कोई ऊर्जा नहीं है और मुझे लगता है कि मैं हर उस बीमारी से ग्रसित हो जाता हूँ जो मेरे पास आती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। शायद यह मेरी थायराइड समस्या है। मुझे थायराइड समस्याओं का इतिहास रहा है। क्या आपने कभी ये कथन कहे हैं? मैं आपको उन रोगियों की संख्या नहीं बता सकता जो मदद के लिए मेरे वेब पेज पर आते हैं या इस तरह की शिकायतों के साथ मेरे कार्यालय में आते हैं। वे अपनी चल रही बीमारी से निराश और हतोत्साहित हैं। पिछले 30 सालों से मैं निजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे कहना होगा कि ये कुछ सबसे आम बीमारियां हैं जिनके बारे में मैं सुनता हूँ। परामर्श के दौरान डॉक्टर आमतौर पर पूछते हैं, क्या आपको कहीं दर्द है? क्या आपको कोई अन्य लक्षण है? फिर हम संभावित शिकायतों की पूरी समीक्षा करते हैं। ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या रोगी सिरदर्द से लेकर सीने में तकलीफ या दस्त के लक्षणों से पीड़ित है। अक्सर मरीज सभी विशिष्ट प्रश्नों का नकारात्मक उत्तर देते हैं और कहते हैं, मैं बस बहुत थक गया हूं और मेरे पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। जब चिकित्सक इस स्थिति का सामना करते हैं तो वे आम तौर पर एक व्यापक रसायन प्रोफाइल के साथ एक पूर्ण शारीरिक परीक्षा की सलाह देते हैं। अगली मुलाकात पर चिकित्सक रोगी की शिकायतों पर फिर से विचार करेगा और पिछले, वर्तमान और पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहास की समीक्षा करेगा। वो एक और शारीरिक परीक्षा आयोजित करेगा और मूल्यांकन पूरा होने के बाद डॉक्टर प्रयोगशाला के मौखिक डेटा की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेगा। कभी कभी उसे हाइपोथायरॉयडिज्म, मधुमेह, अनीमिया या किसी अन्य रोग प्रक्रिया के सबूत मिलते हैं जो इन लक्षणों का कारण बन रहे हैं। थकान की वजह से, लेकिन ज्यादातर मामलों में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे ये स्पष्ट हो सके कि मरीज इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा है। इस बिंदु पर ज्यादातर चिकित्सक मरीज से इस बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं। तनाव बढ़ने या अवसाद के लक्षणों के बारे में पूछताछ करना। अगर ये लाइन कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है तो तनाव हवा में भरने लगता है। मरीज को एहसास होने लगता है कि डॉक्टर को कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, और डॉक्टर यह भी संकेत दे सकता है कि समस्या मरीज के दिमाग में है। बेशक यह कोई मौखिक आदान प्रदान नहीं है, लेकिन अनकही सच्चाई निश्चित रूप से अचानक स्वर और शारीरिक भाषा के माध्यम से बताई जाती है। अगर आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं तो आप पूरी तरह से समझते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अभी क्या हुआ? चिकित्सक अपने रोगियों की मदद करना चाहते हैं और अक्सर उन्हें लगता है कि इस कार्य को पूरा करने का एकमात्र तरीका रोग प्रक्रिया का पता लगाना और नुस्खे के साथ उपचार शुरू करना है। जब उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिलता है या वे कोई नुस्खा नहीं लिख पाते हैं तो डॉक्टर रोगी को बेहतर महसूस कराने के लिए स्पष्टीकरण और कार्रवाई का तरीका बताने के बढ़ते दबाव से असहज हो जाते हैं। एक डॉक्टर खड़े होकर यह कहकर विजिट को खारिज कर सकता है, ठीक है, आप वास्तव में बहुत अच्छे स्वास्थ्य में हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जो आपके लक्षणों को समझा सके। बस थोड़ा समय दें और देखें कि क्या आप बेहतर महसूस करते हैं। अगर आपने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया है तो आप जानते हैं कि आपके पास डॉक्टर के दफ्तर से निराश होकर वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको यकीन है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आपने काफी समय दे दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप ठीक नहीं हैं, और अब जबकि डॉक्टर को भी कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है तो आप भी सोचने लगते हैं कि क्या ये सब वाकई मनोदैहिक है
लेकिन निराशा अभी शुरू ही हुई है। आप अपने चिकित्सक की सलाह का पालन करने और खुद को बेहतर देखभाल करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की कोशिश करते हुए खुद को अधिक समय देने का फैसला कर सकते हैं। हालांकि बेहतर होने के बजाय आप या तो बेहतर नहीं होते या और भी बदतर हो जाते हैं। आप वहां से कहां जाते हैं? क्या आप दूसरी राय लेते हैं? यदि आप किसी दूसरे मेडिकल डॉक्टर को दिखाते हैं तो संभावना अच्छी है कि उसे भी कुछ गलत नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के साथ चिंता और असहमति चरम पर पहुंचने लगती है। एक तरफ आप खुश हैं कि किसी को कोई गंभीर समस्या नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ आप नाराज हैं क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं है। वास्तव में आप झुंझलाहट महसूस करने लगते हैं और वापस जाने से डरते हैं। ये तब होता है जब कोई करीबी दोस्त या परिवार का सदस्य आपको एक वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सक के बारे में बताता है जो वास्तव में उसी समस्या में उसकी मदद करने में सक्षम था। वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल। आपकी यात्रा जारी रहती है क्योंकि आप चिकित्सा समुदाय से समाधान की ओर मुड़ते हैं। आप अधिक प्राकृतिक मार्ग देखभाल की तलाश करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि पारंपरिक चिकित्सा कोई वैकल्पिक सहायता नहीं खोज पाए है, संभवतः आपको और भी बुरा महसूस कराती है। आपके आश्चर्य के लिए वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता तुरंत एक समस्या की पहचान करता है। वह दावा कर सकता है कि आपको सिस्टमिक ईस्ट लीकी गट सिंड्रोम या सबक्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्योंकि स्वास्थ्य इसके विपरीत है। ये आपके लक्षणों का कारण। वैकल्पिक चिकित्सक आमतौर पर बाल या आंख का विश्लेषण, रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण या मांसपेशियों की जांच करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। फिर वे आमतौर पर निदान की गई समस्या को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों, आंत्र सफाई, आहार में बदलाव और पोषण संबंधी पूरकता की सलाह देते हैं। ऑनल सप्लीमेंट बढ़ता है क्योंकि कोई आखिरकार सुन रहा है और थकावट के लिए एक स्पष्टीकरण दे सकता है जो आपके निदान की भावना को पूरी तरह से सही करता है। भले ही आपकी सेहत और आपकी खुशहाली की भावना जीवनशैली में बदलाव के कारण बेहतर हो सकती है, लेकिन आप बेहतर महसूस करना शुरू कर सकते हैं और फिर भी आप खुद नहीं हैं। यहाँ कारण है। वैकल्पिक देखभाल के तहत चिकित्सक ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपको वास्तव में कौन सी पोषण संबंधी कमियां हैं और फिर उन्हें ठीक करने का प्रयास करें। लेकिन वे झूठी समस्या को ठीक नहीं कर रहे हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव है। सबसे अधिक संभावना है आप निराश रहेंगे, पढ़ना जारी रखेंगे और मदद पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रतिरक्षात्मक रूप से अवसादग्रस्त। क्या आप कभी बीमार और थके होने से थके हुए रहे हैं? थकान से पीड़ित कई लोग अपने डॉक्टर के दफ्तर से एंटीडिप्रेसेंट के नुस्खे के साथ निकलते हैं। जब चिकित्सक को कुछ भी गलत नहीं मिलता है तो वह मान लेता है कि मरीज उदास है। लेकिन मैंने सीखा है कि जब मरीज अच्छा महसूस नहीं करते हैं और उनके पास अपने कर्तव्यों को पूरा करने की ऊर्जा नहीं होती है, तो वे हतोत्साहित हो जाते हैं और खुद पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या उनके पास फिर से उत्साहित होने की ऊर्जा होगी। जैसे जैसे समय बीतता है, वे निराश हो जाते हैं, वे उदास हो जाते हैं। लेकिन यह वास्तव में उस अवसाद से अलग है जो आप भावनात्मक रूप से उदास मरीज में देखते हैं। यही कारण है कि मैं इन रोगियों को प्रतिरक्षा संबंधी अवसाद कहता हूं। लोगों में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ने से न केवल थकान होती है बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है। जब मरीज पोषण संबंधी सप्लीमेंट लेते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव को वापस नियंत्रण में लाने के लिए, वे न केवल बेहतर महसूस करते हैं बल्कि वे फिर से सामान्य रूप से कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें और भी बेहतर महसूस होता है। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब मेरे मरीज मुझसे दोबारा मिलने के दौरान कहते हैं, मैं अब उदास नहीं हूं। क्या मैं दूसरे डॉक्टर द्वारा निर्धारित एंटीडिप्रेसेंट लेना बंद कर सकता हूं? वैसे भी उन्होंने वास्तव में मेरी कभी मदद नहीं की।
इस पुस्तक में जिन गंभीर बीमारियों के बारे में मैंने चर्चा की है, वे शरीर के भीतर अत्यधिक ऑक्सीडेटिव तनाव के लंबे समय तक संपर्क का अंतिम परिणाम मात्र हैं। लोगों को यह एहसास नहीं है कि स्थायी थकान गंभीर बीमारी के समान ही है। हालांकि कई लोगों को शुरू में कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, लेकिन जब उनका शरीर लंबे समय तक ऑक्सीडेटिव तनाव के हमले में रहता है, तो वे तब तक कमजोर होते रहेंगे जब तक कि कोई गंभीर बीमारी विकसित न हो जाए। अगर मैं फुटपाथ पर से गुजरने वाले लोगों का अध्ययन करूं और यह पता लगाऊं कि उनमें से कितने लोग सामान्य महसूस नहीं करते, जिनमें काफी मात्रा में अवशिष्ट थकान है, तो मेरा अनुमान है कि संख्याएं चौंकाने वाली होंगी। मैं आपको बताता हूं कि पोषण चिकित्सा का अभ्यास करने के पिछले 7 वर्षों में मैंने क्या सीखा है। थकान सिंड्रोम, या आप अचानक एक सुबह क्रोनिक फाइब्रोमाइल्जिया के साथ नहीं उठते। मेरे मरीज जो अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, थकान, बार बार संक्रमण, खराब नींद, चिंता और अवसाद की शिकायत कर रहे हैं, वे भी बढ़े हुए ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण गिरावट के शुरुआती चरणों से पीड़ित हैं। मैं किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर लगभग बता सकता हूं कि वह अत्यधिक ऑक्सीडेटिव तनाव में है या नहीं। उसका चेहरा खींचा हुआ और राख के रंग का है, और वह जीवंत या स्वस्थ नहीं दिखता। यदि हम अंतर्निहित समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करते हैं, तो इन रोगियों में सबसे अधिक संभावना क्रोनिक थकान, फाइब्रोमाइल्जिया या इससे भी अधिक गंभीर अपक्षयी रोग विकसित होने की है। मैं अब अपने थके हुए मरीजों को ये टिप्पणी करके घर से बाहर नहीं भेजता कि मुझे आप में कोई कमी नहीं दिख रही। मुझे पता है कि इससे प्रतिरक्षात्मक अवसाद होता है और इससे और भी गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती हैं। मैं अब लोगों को अपने जीवन शैली और वातावरण को बढ़ते तनाव या विषाक्त जोखिम के संभावित संकेतों के लिए देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। उन्हें जितना संभव हो सके ऑक्सीडेटिव तनाव अध्याय 3 देखें के कारणों को खत्म करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। उनके लिए अपनी जीवन शैली और अपने तनाव के स्तर के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। क्या वे द्वितीयक सिगरेट के धुएं, शाकनाशियों, कीटनाशकों और वायु जनित प्रदूषकों जैसे अत्यधिक विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आ रहे हैं? मैं उन्हें उचित आराम करने, नियमित रूप से व्यायाम करने और स्वस्थ आहार खाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। फिर मैं उन्हें एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट, मिनरल टैबलेट और कुछ अंगूर के बीज का अर्क देना शुरू करता हूं और उन्हें लगभग 4 से 6 सप्ताह में क्लिनिक में फिर से दिखाने के लिए कहता हूं। वैकल्पिक चिकित्सकों के विपरीत, मैं लक्षणों के मूल कारण की तलाश करता हूं। मुझे उनके द्वारा किए जाने वाले महंगे परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश परीक्षण वैसे भी गलत साबित हुए हैं, क्योंकि मैं किसी एक विशेष पोषण संबंधी कमी को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि ऑक्सीडेटिव तनाव के अंतर्निहित खतरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बजाय, मैं कोशिका को सभी स्तरों पर पोषक तत्व प्रदान करने का प्रयास करता हूं। कोशिका तय करेगी कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। इष्टतम सूक्ष्म पोषक तत्व। चिकित्सा साहित्य के अनुसार, मैंने पाया है कि सेलुलर पोषण के साथ ऑक्सीडेटिव तनाव को वापस नियंत्रण में लाना किसी के स्वास्थ्य को सुधारने का अब तक का सबसे प्रभावी तरीका है। इस दृष्टिकोण से मेरे अधिकांश रोगी सामान्य जीवन में वापस लौटने में सक्षम हैं। फॉलो अप भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखना आश्चर्यजनक है कि कितने मरीज लगभग सामान्य महसूस करते हुए वापस लौटते हैं। उनका सुधार अक्सर नाटकीय होता है, जो उनके चेहरे और त्वचा के रंग से स्पष्ट होता है। और सोचिए कि सालों तक मैं सिर्फ इलाज ही करवाता रहा, बिना किसी उम्मीद और सलाह के दरवाजा बंद था। क्रोनिक थकान और फाइब्रोमाइल्जिया की कहानी। जूडी का फाइब्रोमाइल्जिया से अनुभव नवंबर 1990 में शुरू हुआ। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो शायद ही कभी बीमार पड़ती थी, लेकिन उस साल वह फ्लू जैसे लक्षणों के साथ बहुत बीमार हो गई, जिससे उसके शरीर में इतना तेज दर्द होने लगा कि उसे लगा कि किसी भी समय उसे आपातकालीन कक्ष में ले जाना पड़ेगा। इस वायरस से पूरी तरह से ठीक होने में उसे लगभग 2 सप्ताह लग गए।
1991 में एक वसंत ऋतु का दिन उसने बाहर यार्ड का काम करते हुए बिताया। यह उसके लिए कोई असामान्य काम नहीं था, लेकिन जब वह अगली सुबह जागी तो उसे लगा जैसे उसने 3 दिनों तक फर्नीचर को इधर उधर किया हो। उसे लगा कि शायद उसने पिछले दिन ज्यादा काम कर दिया था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि यह तो बस शुरुआत थी। अगली समस्या जो उसे मिली वह नींद की बीमारी थी। हालांकि उसने कई उपाय आजमाए, जैसे कि दवा, कम कॉफी और गर्म दूध, लेकिन कुछ भी मदद नहीं करता दिखा। वह अगले 4 सालों तक अनियमित नींद के पैटर्न से जूझती रही। उसे भ्रम, याददाश्त में कमी और दृश्य गड़बड़ी का भी सामना करना पड़ा। जल्द ही उसे जोड़ों में दर्द, कंधों में गांठ, सिरदर्द और गले में खराश का एहसास हुआ। ये लक्षण सुबह के घंटों में अधिक स्पष्ट थे, लेकिन गले में खराश और हल्का सिरदर्द एक निरंतर समस्या थी। उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गंभीर उसके स्वास्थ्य की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा था। जब वह जागने लगी, हर सुबह जकड़न के साथ, वह जानती थी कि अब चिकित्सा सहायता लेने का समय आ गया है। इस समय उसे केवल 3 से 4 घंटे की ही चिकित्सा सहायता मिल रही थी। क्रोनिक थकान और फाइब्रोमाइल्जिया। रात के गहरे अंधेरे घंटे आरामदेह नहीं थे। उसकी नसें घिस चुकी थीं और हर छोटी सी आवाज और हरकत उसे बेचैन कर देती थी। मैंने उसे जो दवा दी थी, उससे उसकी नींद का पैटर्न कुछ हद तक बदल गया, लेकिन 1 साल तक दवा का इस्तेमाल करने के बाद उसमें साइड इफेक्ट होने लगे। इस खास दवा से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे बहुत ज्यादा मूड स्विंग और भयानक बुरे सपने आने लगे। उसे यकीन हो गया था कि ये दवा उसके लिए फायदे से ज्यादा नुकसान कर रही है, इसलिए उसने इसे लेना बंद करने का फैसला किया। जूडी के लिए मेरे साथ चेकअप करवाने का समय आ गया था। उसने मुझे बाद में बताया कि उसे यह बताने में डर लग रहा था कि उसने मेरी बताई दवा फेंक दी है और इसके बजाय उसने विटामिन थेरेपी आजमाने का फैसला किया है। मैंने हमेशा उसे बताया था कि अगर लोग सही तरीके से खाएं तो उन्हें शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व मिल सकते हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि हाल ही में मैं उपचार प्रक्रिया में एंटीऑक्सीडेंट के प्रभावों के बारे में अधिक खुले विचारों वाला हो गया था। मैंने उसे एक आक्रामक पोषण पूरक कार्यक्रम पर भी रखा। सितंबर 1995 में जूडी ने पोषण संबंधी पूरकों का ये कार्यक्रम शुरू किया। इसके परिणाम आश्चर्यजनक थे। 3 सप्ताह के भीतर ही उसने ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। अब उसे अगले दिन काम करने के लिए रात 8:30 बजे बिस्तर पर जाने की जरूरत नहीं थी। और ज्यादा ऊर्जा महसूस करने के कुछ ही समय बाद उसे पता चला कि उसके कंधे की हड्डियों में दर्द वाली गांठें गायब हो गई हैं। नवंबर तक जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द कम होने लगा। दिसंबर में उसकी छोटी सर्जरी हुई और कुछ ही समय बाद उसके कुछ लक्षण फिर से दिखने लगे। लेकिन उसने अपने एंटीऑक्सीडेंट का सेवन बढ़ा दिया और 2 सप्ताह के भीतर लक्षण अब कोई समस्या नहीं रहे। मार्च 1996 में वह पहली बार 8 घंटे की नींद सो पाए। उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसकी नींद का पैटर्न एक बार फिर सामान्य, गहरी नींद वाला हो गया है। उसकी नसें अब खराब नहीं थीं और उसे लगा कि वह स्वस्थ महसूस कर रही है। भ्रम दूर हो गया और उसकी सोचने की प्रक्रिया में सुधार होने लगा। 6 साल बाद वह अभी भी ठीक है। मूल कारण क्रोनिक थकान और फाइब्रोमाइल्जिया दोनों ही विनाशकारी और अक्षम करने वाली बीमारियां हैं, जिन्हें चिकित्सा समुदाय एक ही बीमारी के अलग अलग रूप मानता है। क्रोनिक थकान के रोगियों में गंभीर थकान होती है, लेकिन गले में खराश, ग्रंथियों में सूजन और बुखार अधिक होता है। फाइब्रोमाइल्जिया के रोगी गंभीर थकान और पूरे शरीर में दर्द से पीड़ित होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मेरा मानना है कि वे एक सामान्य कारण साझा करते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव। इनमें से किसी भी बीमारी के लिए कोई विशिष्ट उपचार मौजूद नहीं है। नतीजतन फाइब्रोमाइल्जिया को साइकोसोमेटिक रूमेटिज्म कहा जाता था। वास्तव में कई चिकित्सक अभी भी मानते हैं कि यह बीमारी सिर्फ मरीज के दिमाग में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये चिकित्सक और मरीज दोनों के लिए निराशाजनक बीमारियां हैं।
वैकल्पिक चिकित्सा केवल लक्षणात्मक दवाएं प्रदान करती है। वैकल्पिक तरीके मांसपेशी चिकित्सक मरीज को सहायता समूह में भी भेजते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें बस इसके साथ जीना सीखना होगा। दुर्भाग्य से नॉनस्टेरॉयडल एंटी मेडिकेशन। आइए इन बीमारियों पर अधिक विस्तार से नजर डालें और देखें कि इनके बेहतर उपचार क्या उपलब्ध हैं। फाइब्रोमाइल्जिया क्रोनिक थकान। अकेले अमेरिका में लगभग 8 मिलियन रोगी फाइब्रोमाइल्जिया से पीड़ित हो सकते हैं और 9 में से 8 महिलाएं हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या व्यक्तित्व इस बात में कोई भूमिका निभाता है कि कौन इस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है? शायद सांख्यिकी संकेत देती है कि ये महिलाएं पूर्णतावादी हैं जो विशेष रूप से संवेदनशील। ये रोगी अक्सर बहुत दर्द में रहते हैं, बहुत थके हुए होते हैं और नींद की कमी से पीड़ित होते हैं। वे कठोर होकर उठते हैं, मानसिक भ्रम का अनुभव करते हैं और कई लोगों में चिड़चिड़ा आंत्र और TMJ सिंड्रोम होता है, जो तब होता है जब व्यक्ति को सिरदर्द के साथ साथ बहुत दर्दनाक जबड़ा विकसित होता है। फाइब्रोमाइल्जिया के अधिकांश रोगी मेरे कार्यालय में कई अलग अलग डॉक्टरों के मेडिकल रिकॉर्ड के ढेर के साथ आते हैं, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया का निदान होने में आमतौर पर औसतन 7 से 8 साल लगते हैं। निराशा की बात करें, उनका ऊपर से नीचे तक परीक्षण किया गया है, लेकिन उनमें कोई असामान्य निष्कर्ष नहीं निकला है। किसी रोगी को फाइब्रोमाइल्जिया है या नहीं, ये जानने का एकमात्र तरीका 18 पूर्व निर्धारित क्षेत्रों का विशिष्ट टेंडर पॉइंट परीक्षण करना है। यदि इनमें से 11 या अधिक क्षेत्र केवल हल्के दबाव के साथ काफी संवेदनशील हैं, तो रोगी को फाइब्रोमाइल्जिया का निदान किया जाता है। अधिकांश लोगों में फाइब्रोमाइल्जिया की समस्या गंभीर बीमारी, बड़ी चोट खासकर गर्दन की, या उनके जीवन में काफी तनावपूर्ण समय के बाद होती है। जैसा कि आप जान चुके हैं, ये सभी स्थितियां हमारे शरीर में मुक्त कणों की मात्रा को बहुत बढ़ा देती हैं। एक बार यह बीमारी शुरू हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि यह कम नहीं हो सकती। कभी कभार किसी का दिन अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके पास बहुत कम या कोई रिजर्व नहीं होता। और किसी भी दिन बहुत ज्यादा काम करने के बाद, जिसमें व्यायाम करना भी शामिल है, व्यक्ति बहुत ज्यादा तनावग्रस्त या बीमार हो सकता है और अगले 2 से 3 हफ्तों तक गंभीर थकान बनी रहेगी। उपचार। रोग को पकड़ना। फाइब्रोमाइल्जिया या क्रोनिक थकान सिंड्रोम की एक बहन होने पर ऑक्सीडेटिव तनाव को वापस नियंत्रण में लाने पर ध्यान केंद्रित करें। मैं इससे सेलुलर पोषण के माध्यम से सबसे अच्छा कर सकता हूं, जिसके बारे में मैंने अध्याय 17.1 में विस्तार से बताया है। मैं एक स्वस्थ आहार के साथ साथ कम प्रभाव वाले व्यायाम कार्यक्रम को भी प्रोत्साहित करता हूं। मैं हमेशा लगातार 2 दिन व्यायाम करने के खिलाफ चेतावनी देता हूं और हल्के एरोबिक व्यायाम कार्यक्रम को हल्के वजन वाले प्रतिरोध कार्यक्रम के साथ संयोजित करने की सलाह देता हूं। याद रखें, यह एक पुरानी, आजीवन बीमारी है, इसलिए किसी के स्वास्थ्य को फिर से बनाने में समय लगता है। ये हमेशा रोमांचक होता है जब कोई व्यक्ति जल्दी और नाटकीय ढंग से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन ये सामान्य परिदृश्य नहीं है। मैं हमेशा अपने रोगियों को अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए कम से कम 6 महीने समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। वे उस समय में जहां वे होना चाहते हैं, वहां जरूरी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं। जब मेरे मरीजों को सुधार दिखना शुरू होता है, तो ऐसा लगता है जैसे रोशनी अभी अभी जली है। आमतौर पर पहले वे संशयी होते हैं, लेकिन जब उन्हें इस बात पर कोई संदेह नहीं रह जाता कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो वे उत्साहित हो जाते हैं। मैं इससे बीमारी को पकड़ना कहता हूं। वे वास्तव में ऑक्सीडेटिव तनाव को नियंत्रण में ला रहे हैं। पहली जीत जो एक मरीज को महसूस होती है वो ये है कि अब उसे मानसिक कोहरा का अनुभव नहीं होता। उसके लिए सोचना और हाथ में मौजूद काम पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। इसके बाद नींद के पैटर्न में सुधार होता है। वह वास्तव में अधिक आरामदायक नींद ले सकती है और ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि देख सकती है। आखिरी चीज जो आमतौर पर सुधरती है वह है दर्द।
ये सही है, दर्द आखिरकार कम होने लगता है। इस प्रोटोकॉल का पालन करने से मेरे फाइब्रोमाइल्जिया रोगियों को लगभग 70 से 75% मामलों में अच्छे से लेकर उत्कृष्ट परिणाम मिले हैं। पिछले 7 वर्षों में फाइब्रोमाइल्जिया से पीड़ित कई 100 लोगों में मेरे पोषण कार्यक्रम का पालन करने से नाटकीय रूप से सुधार हुआ है, जिसका विवरण मैंने www.nutritionalyojakchihnmedicine.net पर अपने वेबपेज पर विशेष रूप से दिया है। मेरा मानना है कि जब कोई मरीज ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो इसका कारण यह है कि हम उसके ऑक्सीडेटिव तनाव को केवल मौखिक पूरकता के माध्यम से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यह तब होता है जब मैं अपने मरीजों को पोषण पूरकता में विशेषज्ञता वाले चिकित्सा केंद्र में जाने की सलाह देता हूं। इव थेरेपी उनके लिए उनकी बीमारी को पकड़ने और अंततः सुधार शुरू करने के लिए आवश्यक है। मौखिक चिकित्सा तब उनकी स्थिति को प्रबंधित करने में मदद करती है। अब ध्यान रखें, इन लोगों में अभी भी फाइब्रोमाइल्जिया या क्रोनिक थकान है। मैं कोई इलाज प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। इसके बजाय मैं रोगियों को अपनी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बना रहा हूं, न कि बीमारी को उन पर नियंत्रण करने के लिए। पिछले कुछ वर्षों में मैंने बहुत से लोगों को धीरे धीरे बेहतर होते हुए देखा, जिससे उनका रिजर्व बढ़ गया। समय बीतता गया, लेकिन उनकी उम्मीद और दृढ़ संकल्प को अच्छी तरह से पुरस्कृत किया गया। मारियानो की कहानी। मारियानो ने फिलाडेल्फिया में मुझसे अपना परिचय कराया, जहां मैं बोल रहा था। वह मुझसे बात करने के मौके की उम्मीद में 200 मील की यात्रा करके आया था। उसने उस दिन मुझे अपनी कहानी सुनाई और इसने मेरे दिल को छू लिया। मारियानो को फाइब्रोमाइल्जिया की इतनी गंभीर समस्या थी कि दर्द को नियंत्रित करने के लिए उसे हर महीने 300 से ज्यादा एडविल की गोलियां खानी पड़ती थीं। उसे हर दिन 3:30 बजे तक अपने दफ्तर से निकल जाना पड़ता था, जहां उसका मनोचिकित्सकीय क्लिनिक था, और शाम 7 बजे या उससे पहले बिस्तर पर जाना पड़ता था। अत्यधिक थकान के कारण इस समय उन्होंने पोषण कार्यक्रम शुरू किया, जो मैंने अपने सभी फाइब्रोमाइल्जिया रोगियों के साथ इस्तेमाल किया है। कुछ ही हफ्तों में मारियानो ने एक महत्वपूर्ण अंतर देखना शुरू कर दिया। वह अधिक सतर्क हो गया और उसकी थकान कम होने लगी। वह पूरा दिन काम करने में सक्षम था और वह देर से सोने जा रहा था। फिर उसने अपने दर्द में सुधार देखना शुरू कर दिया। 1 या 2 महीने के बाद उसका दर्द इतना उल्लेखनीय रूप से ठीक हो गया कि उसे एडविल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। मारियानो को अपनी जिंदगी वापस मिल गई है। वह फिर से एक पूर्ण मनोचिकित्सा अभ्यास को बनाए रखने में सक्षम है और उसने अपने प्रत्येक दिन में 4 से 5 घंटे जोड़े हैं। अब कई साल हो गए हैं जब मैं पहली बार मारियानो से मिला था, और वह अच्छा काम करना जारी रखता है, क्योंकि उसके अभ्यास में अक्सर उन रोगियों की मानसिक समस्याओं का इलाज करना शामिल होता है जो पुरानी अपक्षयी बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें निश्चित रूप से इस बात की पूरी समझ है कि ये बीमारियां किसी व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ते रुझान को चिकित्सा समुदाय के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। लोग अपने चिकित्सा बीमा द्वारा कवर की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से अधिक निराश हो रहे हैं। इसलिए वे अक्सर उत्तर के लिए स्वयं सहायता विधियों और वैकल्पिक देखभाल का सहारा ले रहे हैं, भले ही उन्हें बिल का भुगतान करना पड़े। सीधे शब्दों में कहें तो लोग बीमार और थके होने से तंग आ चुके हैं। इस तथ्य के बावजूद कि चिकित्सक रिकॉर्ड स्तर पर अवसादरोधी दवाएं लिख रहे हैं, वैकल्पिक देखभाल संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में फल फूल रही है। क्यों? शायद मरीज वैकल्पिक देखभाल की तलाश उस अनुभव के परिणामस्वरूप करते हैं जैसा कि मैंने अध्याय की शुरुआत में प्रस्तुत किया था, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि इसका एक बड़ा कारण यह है कि मरीजों को दवाइयों से उतना लगाव नहीं है जितना कि अधिकांश चिकित्सक मानते हैं। मरीज ज्यादा दवाएं लेने के अलावा दूसरे विकल्प भी चाहते हैं। हम चिकित्सकों को ये समझना चाहिए कि चिकित्सा देखभाल के वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की ओर बड़े बदलाव के लिए हम मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।
हम अपने रोगियों को वैकल्पिक निर्णय लेने के लिए निराश करते हैं। आखिरकार अधिकांश रोगी पहले अपने चिकित्सकों से मिलते हैं। अधिकांश चिकित्सक अब स्वस्थ आहार और मामूली व्यायाम कार्यक्रम के लाभों की सराहना करते हैं। लेकिन ये वही चिकित्सक ऑक्सीडेटिव तनाव के परिणामों की पूरी तरह से सराहना या समझ के बिना ऐसा करते हैं। अगर वे ऐसा करते तो वे अपने रोगियों को हतोत्साहित करने के बजाय उच्च गुणवत्ता वाले शक्तिशाली पोषण संबंधी पूरक लेने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करते। न केवल उनके रोगियों के लक्षणों में जबरदस्त सुधार होगा, बल्कि डॉक्टरों को वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल की तलाश करने वाले रोगियों में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलेगी।